हीट पढ़ेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक है, नहीं हीट और पावर दो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। हाँ हीट और पावर दो टॉपिक बचे होंगे, ठीक है। भाई हमने देखा था कि कंडक्टर है मान लो कोई, ठीक है, ये मान लो कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो करेगा, कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसके अंदर हीट भी जनरेट होगी ही होगी। भाई किसी चीज को अगर तुम ऑन करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म होने लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉलिजन तो होंगे ही होंगे। भाई इसके अंदर ऑलरेडी पार्टिकल्स, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कॉलिजन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पार्ट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसे हिट करेगा, और जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में हिट करते हैं, हाँ वाइब्रेशन का भी आएगा। भाई इसके अंदर क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशंस बढ़ती है, वो वाला बताया होगा मैंने उस टाइम पे। अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अब पार्टिकल क्या करेगा, हिट करेगा तो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी ना। कोई इंसान मुंह पे 4-5 थप्पड़ मार दे तो गर्म हो जाता है गाल, हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर मान लो तुम वायर को भी देखोगे तो वायर के अंदर भी तो एक तो कॉलिजन होनी है, इसमें तो लाखों करोड़ों कॉलिजन हो रहे हैं। हाँ जो नहीं नहीं भाई, खुद के जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, ये जो या वायर बोलो कुछ भी बोलो, इसके अंदर खुद के अंदर भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे ना प्रेजेंट, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो बीच में हिंड्रेंस तो आएगी आएगी, तो उस हिंड्रेंस से वो हिट कर रहा है। हाँ तो वो जो रेजिस्टेंस है उससे हिट करेगा, जितने ज्यादा हिंड्रेंस होगी उतना ज्यादा कॉलिजन होगा, और जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो देखते हैं कैसे कैसे। अब हीट किस किस पे डिपेंड करेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर सकती है, मैंने बोला कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा बार हिट करेगा, उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी उसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को ही मैंने बढ़ा दिया तो भी ज्यादा होगा ना। अब मैं पहले भेज रहा हूं, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा हूं, मैंने 200 को भेज दिया, फिर 300 को भेज दिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा भेज दिया मैंने तो भी तो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। भाई फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट होता है, यानी कि इसमें से जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है हीटिंग कितनी होगी। जितने ज्यादा चार्ज फ्लो करें उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, उतनी ज्यादा कोलिजन होगा, जितनी ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर हीट जनरेट होगी। नहीं लेंथ पे हम एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि फैन 10 मिनट के लिए चल रहा है, 20 मिनट के लिए चल रहा है, 1 घंटे के लिए चल रहा है, 2 घंटे के लिए चल रहा है, तो टाइम जितनी ज्यादा देर के लिए चल रहा है उतना ही ज्यादा हीट नहीं करेगा ये। तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हीटिंग ये कहता है, जूल्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि भी हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अभी एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंटली कैसे, कि मान लो ऐसा नहीं है ना कि भाई हमने करंट पहले 1 एम्पेयर फ्लो करवाया, 1 एम्पेयर फ्लो करंट जब हम करवा रहे थे इसमें से तो कुछ ना कुछ इसके अंदर हीट जनरेट हो रही थी, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो जब मैंने 2 एम्पेयर करवाए ना, तो जो इसके अंदर हीट जनरेट हो रही थी वो 4 टाइम्स होगी। जब मैं 3 एम्पेयर फ्लो करवाया तो 9 टाइम्स होगी। तो यहां पे हम क्या, कीपिंग अदर जितने भी क्वांटिटीज है कांस्टेंट को रखने के बाद, ठीक है। तो करंट को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो जो उसके अंदर हीट जनरेट हो रही है उसके स्क्वायर के टाइम्स हो रही है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंट किया था वाला। तो यानी कि हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि कितनी टाइम के लिए वो चार्ज उसमें फ्लो करे जा रहे हैं। समझ में चीज। इन सबको कंबाइन करेंगे तो H का फॉर्मूला क्या आएगा, H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी। समझ में चीज। ये तुम्हारा हीट का पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। H नहीं 3 तुम खुद आराम से निकाल सकते हो, कोई उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि अलग से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, बस ओम्स लो याद होना चाहिए तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल इसका नाम है ना, जूल्स लॉ। हाँ
इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी क्या जूली है, ठीक है। हीट की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, जूली रहेगी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी 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 वर्क डन जो भी है भाई, हीट हुआ, एनर्जी हुआ, वर्क डन हुआ, सब जूली, ठीक है। हैं? नोट हो गया है? आगे चलें। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आर होगा ना, ठीक है। अब क्या मैं आई की जगह पे V अपॉन आर पुट कर सकता हूं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो V अपॉन में आर पुट करेंगे तो H, मैंने बोला V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब यहां से अगर मैं आई के लिए निकालूं तो V बाय आर आ जाएगी, ये चीज समझ में आई। अब जो ये लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर टी, इस आई की जगह पे मैं क्या V बाय आर पुट कर सकता हूं, आई इज इक्वल टू V बाय आर है ना, और यहां पे भी आई है, आई स्क्वायर है यहां पे, तो आई की जगह पे मैंने V बाय आर इसमें पुट कर दिया, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो क्या आ जाएगा V बाय आर का स्क्वायर इंटू में आर टी, 2V होल स्क्वायर, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ फॉर्मूला हो जाएगा ना, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में आर इंटू टी, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, H कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये चीज समझ में इसमें। अब देखो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला था, यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी, V बाय आई आएगी, आएगी, तो इस R की जगह पे मैं V बाय आई पुट कर सकते हैं, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, R की जगह पे क्या पुट करेंगे V बाय आई, तो कितना आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू में V बाय आई इंटू में टी, आई से आई कैंसिल होके H इज इक्वल टू वी आई टी आ जाएगा। वी आई टी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा इंस्टीट्यूट है भाई ये, एडमिशन, ठीक है। H इज इक्वल टू वी आई टी बोल सकते हैं, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी बोल सकते हैं, और आई स्क्वायर आर टी बोल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई टी, ठीक है। हाँ मैंने बोला तो था एक ही फॉर्मूला, बाकी हम डिराइव कर लेंगे अपने आप ओम्स लॉ से, आसानी तो था मैं, तो मैंने बोले तो ये भी तो कौन क्या ही है इसमें, हल्का सा दिमाग लगाना है बस। अगर क्वेश्चन जाता है कि डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसी पे हुआ था, ये पे नहीं हुआ था, ये इससे डिराइव हुआ है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसके अंदर हीट जनरेट होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। समझ में आए चीज? उसके बाद ये फॉर्मूला डाल देना और सॉल्व करके आ जाना। 3 नंबर तुम्हारे हो गए पूरे। हाँ ये तो लिखना पड़ेगा। हाँ तो 3 नंबर मिल जाएंगे इसके। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सबका स्क्वायर स्क्वायर लगा दे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये सब नोट हो गया। नोट हो गया ना? मेरी मैथ्स अलग है एकदम। कुछ भी कह रहे तो ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी कुछ एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन पार्ट, ये एप्लीकेशन ही तो आ रही है, हर चीज गर्म हो रही है, एप्लीकेशन नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे फिलामेंट बल्ब, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है? फिलामेंट बल्ब। देखा है बल्ब? कहां देखा है? फिलामेंट बल्ब कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? जलता कौन से कलर का है? गोल्डन टाइप। कौन से जलता है, देखा है? नहीं पता। सही बोल रहे हो तुम दोनों। येलो का गोल्डन कलर का एक ही बात है, ठीक है। वही वाला बल्ब, कुछ ऐसा नहीं होता बल्ब वाला। ऐसा कुछ बल्ब नहीं होता वो जो भी है, मतलब होता तो इसी टाइप का ही है भाई। वो कैसे बनाओ? ऐसी तो बनाया गोली। ठीक है ठीक है, अरे ऐसा ही होता है। हाँ पूरा गोल नहीं होता, नीचे से ऐसे करके ऐसे होगा फिर ऐसे गोल होता है। अरे जो भी है ठीक है, समझ आना क्या होता है। अब ये है फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब क्यों बोलते हैं? देखो इसके अंदर क्या होता है, कॉइल। हाँ वो किस मटेरियल की बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। उसके पीछे रीजन होता है कि वो टंगस्टन की क्यों बनी होती है। ये जो मटेरियल है ये कौन सा यूज होता है? टंगस्टन है। नहीं ऐसे लगा रखा है हाँ।
टंगस्टन बल्ब क्या करता है, जलता है, कैसे ढांकते हैं उसको, जलता है ना, तो जलेगा ही भाई ये भी, ठीक है। किस चीज के लिए हैं, देख टंगस्टन, अब भाई टंगस्टन क्यों यूज किया हमने, कुछ और मटेरियल, भाई आयरन भी तुम्हारे पास है, स्टील भी तुम्हारे पास है, वो वाला मटेरियल क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कितना होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेल्सियस, जो डायमंड का होता है, डायमंड का भी आपस अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, ये नहीं अप्रोक्सीमेट का साइन है, अप्रोक्सीमेटली है। ये तूने ये पहला साइन कभी देखा ही नहीं, पहले साइन कभी नहीं देखे वाला है, सिमिलर का साइन भी तो है वाला ट्रायंगल के अंदर, अच्छा आए नहीं है ना अभी तक, ये वाला देखा होगा ना तुमने, ये तो तुमने देखा होगा, ये सिमिलर का साइन भी है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट का भी हम बोल देते कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3500, अब ठीक है, इक्वल टू होता बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो गया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, मतलब इक्वल टू ना होगा, थोड़ा सा उसके आसपास है, अप्रोक्सीमेट का साइन नहीं वाला है, ठीक है ना, बस ये बोल दिया मैंने, और समझ में आया। टंगस्टन यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये चीज समझ में आई। अब देखो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल क्या, अगर तुम ध्यान से इस कॉइल को देखो ना, तो ये ऐसे कुछ कॉइल होती है, बहुत लंबी कॉइल होती है और बहुत पतली कॉइल होती है, ठीक है, बहुत लंबी कॉइल होती है और बहुत पतली कॉइल होती है, तो कॉइल ऐसे होगी, और इसको हम क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको क्या करें हम वैसे फोल्ड भी कर देंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप की कॉइल होती है, हाँ बताऊंगा क्यों फटता है वो। अब देखो, हाँ नहीं बोल सकते हैं, देखो ये क्या होगा, हमने इसको फोल्ड भी किया है और बहुत पतली वायर भी है, अब अगर मैंने इसको फोल्ड किया तो लेंथ इसकी कम की, हमने बढ़ा दी, बढ़ा दी, लेंथ को हमने क्या कर दिया, लेंथ को कम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उसके बाद मैंने इस वायर को बहुत पतला लिया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, हाँ, तो अगर मान लो मैंने इस वायर को बहुत पतला लिया है, तो मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है इसका, बहुत ज्यादा कम कर दिया, प्रोसेसिंग एरिया नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है ना क्या होता है, जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर है, वायर को तुम साइड से देखोगे तो कुछ ये मोटी वायर है, कोई मोटी वायर है तो मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, कोई पतली सी वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और पतली वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और कम है। कभी देखना अगर कोई अप्लायंसेस ऐसा है जिसमें ज्यादा पावर की जरूरत ना हो, जैसे फैन, टीवी, उसके जो स्विचेस देखोगे ना उसकी वायर बहुत पतली पतली मिलेगी। अगर तुम्हें कोई ऐसा देखना है जैसे एसी चलाना हो, या अगर रॉड चलानी हो, मर्चेंट रॉड या सबमर्सिबल चलाना हो, कुछ भी ऐसी चीज चलानी हो, तो उसके लिए तुम देखोगे कि जो वायर मिलेगी बहुत मोटी मिलेगी। अब ऐसा मत सोचना कि ये जो वायर है ये बहुत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, इसकी कोटिंग है, ये इसको काट के देखोगे अंदर से पतली सी वायर मिलेगी, समझ में चीज। तो मेन वायर पे मैटर करता है कि वो वायर, अंदर वाली वायर कैसी है, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वायर को बहुत पतला ले लिया, कितने, बहुत ज्यादा पतला, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है उसका, बहुत कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आता है कि जितनी ज्यादा मोटी वायर होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जितनी वायर पतली होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम लिया है, लेंथ बहुत ज्यादा लिया है। तो मुझे बताया रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐसा कुछ होता है, रो एल अपॉन में ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहने का मतलब क्या है कि किसी वायर को अगर मैं बहुत लंबा कर दूंगा ना, तो उसके अंदर से चार्ज ट्रांसफर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सोच के बताना कि एक वायर मैंने यहां से यहां तक लेके गया बस, तो चार्ज फटाक से पहुंच जाएगा। इस वायर को मैंने 10 किलोमीटर लंबा कर दिया तो चार्ज पहुंचने में टाइम लगेगा, बीच में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आएगी। तो जितनी ज्यादा लंबी वायर लूंगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अब एक तो मैं बोलूं, हाँ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन है, रो रेजिस्टिविटी, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि एरिया, एरिया एक बात बताना कि एरिया अगर मान लो वायर बहुत मोटी है तो चार्ज आराम से फ्लो हो जाएगा। इस वायर को मैं पतला कर दूं तो चार्ज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और पतला कर दूं और डिफिकल्ट होगा, और पतला कर दूं और डिफिकल्ट होगा। तो वायर का एरिया जितना कम होगा उतना ही मुश्किल होगा उस चार्ज को ट्रांसफर होना, उस चार्ज को फ्लो कर पाना। ये चीज समझ में आ रही है। तो हमने क्या कर दिया कि इस एरिया को बहुत कम कर दिया, सो दैट रेसिस्टेंस उसका बढ़ गया। अब रेसिस्टेंस के बढ़ने से हुआ क्या, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हीट क्या होता है, हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी,
हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। हमने लेंथ को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। एरिया को कम कर दिया, रेजिस्टेंस और बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो हीटिंग तो हीटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई। किसी भी आयरन को देखना है तुम, आयरन को तुम गर्म करोगे तो पहले तो गर्म होगा, और गर्म करोगे और ज्यादा गर्म होगा, और गर्म करोगे तो फिर रेडिश रेडिश कलर का आने लग जाएगा, और ज्यादा गर्म करोगे तो डार्क रेड हो जाएगा, और ज्यादा गर्म करोगे फिर बर्न होने लग जाएगा, वो फिर मेल्ट हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा अगर गर्म करोगे किसी चीज को उतना ज्यादा चमकने लग जाता है ना वो। तो इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई कर दिया तुमने, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई कर दिया कि इसके अंदर हीटिंग इतनी ज्यादा होगी। हीटिंग ज्यादा होने से टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा कि चमकने लग गया। कोई चीज को तुम बहुत, जैसे इसको मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो लाइट देगा कि नहीं लेगा, देगा ना लाइट, नहीं देगा, देगा ना लाइट। ठीक है, मेटल क्या होता है कि मेटल ना जलते पहले लेट है, पिघलते पहले है। देखना एक बात बताओ मेरे को, ये है क्या, प्लास्टिक, ये बोतल क्या है, स्टील। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको मैं इसको भी बर्न कर, दोनों को गैस पे रख दिया मैंने या किसी चीज पे रख दिया, तो इसका क्या होगा, जल जाएगा, जलेगा ना। और ये जल जाएगा, जले तो गा ना, ये जलेगा नहीं, पिघलेगा। रीजन क्या इसके पीछे, भाई जो टेम्परेचर होता है हर एक चीज का एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब एक होता है इग्निशन टेम्परेचर, एक होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, एक होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, या बॉइलिंग पॉइंट ही बोल देते हैं जिसको हम। ठीक है, मेटल्स के अंदर क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट पहले आता है, इग्निशन पॉइंट बाद में आता है। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन को क्या होगा कि तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, पहले क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मतलब पहले वो मेटल पिघलेगा उसके बाद जलेगा, पहले वो पिघलेगा उसके बाद वो जलेगा। लेकिन प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, पहले वो जलेगा फिर वो पिघलेगा। कौन, लेकिन उससे पहले वो जल जाता है ना, पिघलने से पहले वो जल ही जाता है, तो कन्वर्ट, उसकी एनर्जी को उसने लूज कर दिया ना, तो उसको पिघलने का टाइम ही नहीं मिला। ये चीज समझ में आ रही है, ये क्या होगा, ये जलेगा भी साथ साथ पिघलेगा भी। तो मतलब इग्निशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग लगभग बराबर बराबर है, तो जलेगा भी और पिघलेगा भी। ये जलेगा नहीं, ये पिघलेगा नहीं, जल जाएगा पेपर, और मेटल पिघलेगा उसके बाद जलेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो। फर्नेस में जाके देखो ना तुम, फर्नेस में देखना वो है, मेल्ट होने के बाद उसके बाद फर्नेस को देखना, ऐसे मुंह देखना, वो जल जाएगा पूरा मुंह तेरा। ठीक है, फर्नेस के अंदर आग लगी होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज आग लगी होती है उसके अंदर। ठीक है ना, वो दिखती नहीं है क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा देरी होती है ना वो। ठीक है, तो वो चीज होती है। ठीक है, हीट ट्रांसफर करने के बहुत 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हीट ट्रांसफर करने के। हीट ट्रांसफर, अगर मुझे ट्रांसफर करना मतलब मुझे हीट को अपने ट्रांसफर करना है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा अगर गर्मी होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मुझे हीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। मैं क्या करूंगा, हीट ट्रांसफर करने से लिए तो कूलर के सामने बैठ जाऊंगा, या नॉर्मल भी बैठा हूं तो भी मैं हीट रिजेक्ट कर रहा हूंगा। ठीक है, मैंने बर्फ अपने बॉडी पे टच कर ली, तो बाय कंडक्शन कि बर्फ ने मेरी हीट ले ली, बर्फ पिघल गई। कौन, बर्फ के हाथ गर्म होता है। इंसान ही है ना, क्या हाथ गर्म नहीं होता, सुन पड़ जाता है, एनेस्थीसिया, ऐसा लगता है एनेस्थीसिया दे दिया। बर्फ 15 मिनट तक बर्फ को रखना, उसके बाद सुई मार दें, तुझे पता भी नहीं चलेगा, खून आ जाएंगे हाथ से, पता नहीं चलेगा सुई में, करके देख लेना, गर्म नहीं होता वो जैसे बोलते हैं ना एनेस्थीसिया दे दिया हो, ऐसे नमनेस आ जाएगी पूरे हाथ के अंदर, है ना। हाँ, उसका करके देख लियो, कुछ दर्द भी नहीं होगा, ऐसे उंगलियों काट लियो जोर से, पता भी नहीं चलेगा कि दर्द ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। करके देख लेना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, करके देख लेना। ठीक है, बर्फ को अंदर हाथ रखे रखना है, लेकिन तेरे को कितनी देर तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, बस हटाना नहीं है, लेकिन हट जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन 3 मिनट तक अगर तूने सह लिया, उसके बाद ऐसे करके उसमें ऐसे पेन मारना या कुछ और सुई मारना, कुछ ही मारना, दर्द नहीं होएगा, ज्यादा जोर से मार देना, खून आ जाएगा। ठीक है, खून आ जाएगा लेकिन दर्द नहीं होएगा, मतलब बहुत माइन्यूट सा दर्द होएगा। इस हाथ में ज्यादा दर्द होगा, इस हाथ में कम दर्द होएगा, ऐसा होता है। ठीक है, नमनेस ही आ जाती है, क्योंकि जब बॉडी ठंडी पड़ती है ना, तो सिग्नल लेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होगी, दर्द तो होगा ही ना, जब खून आ रहा है तो दर्द तो होगा ही। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, हमने क्या कर दिया, लेंथ को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, एरिया को बहुत ज्यादा कम कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या उससे कि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया,
रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने से इसके अंदर हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब हीट बढ़ेगी तो इसको तो ट्रांसफर करनी है हीट। किस किस तरीके से कर सकते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन करने के बाद इसका क्या, बस ये छोटी छोटी वायर्स है तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। कन्वेक्शन होता है जैसे मान लो फैन के आगे तुम बैठते हो तो तुम्हारे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हवा से क्या हो रहा है, तुम्हारे बॉडी गर्म हो रखी है, जब हवा लगेगी तो बॉडी को टेम्परेचर को डाउन कर देगी, हवा उसको लेके चल जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या होएगा, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अब वो फ्लूइड कैसा हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। गर्मी लगने पे नहाएगा तो ठंडा ठंडा लगता है या गर्म लगता है? नहीं, ठंडे पानी से नहाएगा ना गर्मियों में, तो ठंडा ठंडा। कहां पे रहता है तू? दिल्ली में ही रहता है, मैं नई इंडिया ही रहता है। अच्छा, टंकी का पानी? अच्छा, टंकी का, मैं तो जमीन से निकालता हूँ। ठीक है भाई, समरसिबल लगे होते हैं ना पंप, जमीन के अंदर से पानी आता है, वो ठंडा ठंडा पानी आता है। सर्दियों में निकालो तो गर्म निकालो, ठंडा निकालो, दोनों है। ठीक है, ऐसा होता है कभी? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसका टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, इन्वायरमेंट टेम्परेचर 45 डिग्री होगा तो ठंडा लगेगा, इन्वायरमेंट टेम्परेचर 15 डिग्री हो तो गर्म लगेगा। तो ये डिफरेंस होता है, बाकी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है रेडिएशन। रेडिएशन से सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है, सबसे हाई रेट से ट्रांसफर होती है। जैसे सूरज, कैसे आ रही है तुम्हारे पास गर्मी? रेडिएशन से आ रही है ना। वैसे ही बल्ब में भी क्या होता है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर जाता है, हाँ, रेडिएट करना, डायरेक्टली हीट ट्रांसफर करना, उसको मीडियम मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एयर को मीडियम की जरूरत पड़ती है, मतलब एयर तो खुद ही मीडियम हो गया, कंडक्शन को भी किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वेक्शन को अगर एयर कैसे पहुंचेगी? कन्वेक्शन तो एयर खुद ही मीडियम नहीं है, वाटर खुद ही मीडियम नहीं है। ठीक है, कंडक्शन को भी जरूरत पड़ेगी ना, किसी बॉडी से ट्रांसफर होने की, टच होना चाहिए दो बॉडी। ठीक है, अब रेडिएशन की बात करो, रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सन से रेडिएशन हमारे पास आ रही है तो किसी मीडियम के थ्रू तो नहीं आ रही, वैक्यूम है ऊपर फिर भी आ रही हीट। वैसे ही बल्ब के अंदर भी क्या होगा कि ये रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेगा, और रेडिएशन के थ्रू बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है। तो रेडिएशन आ रही है ना, बल्ब से रेडिएशन निकलती तो है, लाइट आती है ना, तो उससे हमें सब चीज दिखती रहती है, लाइट आ जाती है ना। ठीक है, तो यानी कि हुआ क्या, हमने केवल लेंथ को इंक्रीज किया, एरिया को कम किया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हीट बढ़ी, हीट बढ़ने की वजह से क्या हो गया, ग्लो होने लग गया। ठीक है, अब इसको एक चैम्बर में करते हैं हम, ये छोटा गोल सा चैम्बर है ना, इसमें बंद करते हैं। इसके अंदर भरी होती है गैस। ठीक है, उस गैस का नाम क्या है? हाँ, इसके अंदर गैस भरी होती है, ऑर्गन गैस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन गैस इसमें फिल की जाती है। ठीक है, अब ऑर्गन गैस क्यों फिल की जाती है? क्योंकि ये कैसी होती है, ये इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव गैस एट एनी टेम्परेचर। नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव है? रिएक्टिव है नाइट्रोजन। फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन भरते हैं, फर्स्ट चैप्टर कर लिया। रेंसिडिटी को रोकने के लिए फूड पैकेट्स में, फूड पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरते हैं। 14 है, 7 है, 7 नंबर पे आएगा नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। भाई केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये पता चल चुका है ना, नाइट्रोजन भरते हैं। वहां तक नहीं पहुंचे अभी तक, डिलीट हो गया, अभी तक किया नहीं। वैसे तुम रेंसिटी में पढ़ोगे कि भाई फूड पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है सो दैट वो नॉन रिएक्टिव रहे, मतलब रिएक्ट ना करे, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। तो इसमें नाइट्रोजन क्यों नहीं भरा? ऑर्गन क्यों फिल गया? इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन तो कितना परसेंट है, बहुत ज्यादा परसेंट, 71% है, लेकिन फिर भी क्यों क्यों नहीं करते इसमें? वही तो पूछ रहा, क्यों क्यों का तो आंसर तुम्हें बताना है। भाई इसमें भी नाइट्रोजन भर सकते थे ना, ऑर्गन भरने की क्या जरूरत है? ऑर्गन तो कितनी है, 0.008% है, 3% है। हाँ, दोनों नॉन रिएक्टिव है ना। हाँ, रीजन है तभी तो है, क्वेश्चन है, वही तो पूछ रहा हूं, पहले मैं तुम बताओ। देखो नाइट्रोजन पता क्या होता है कि ना, जैसे यहाँ पे आग जला दी, आग जलाई तो नाइट्रोजन क्या करेगी, नाइट्रोजन उसको स्प्रेड होने से रोकेगी। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती, नाइट्रोजन कम होती तो पूरी दुनिया जल जाती। नाइट्रोजन से तो आग रुकेगी ना, है? हीट रोक देगा, हीट स्प्रेड होने से रोकना, वो तो ऑर्गन भी रोक रही है, वो क्या कर रही है, बस हीट नहीं भाई, यहाँ पे जल रहा है बस, ये बस आग इधर उधर फैल रही है, मतलब आग बोल रहा हूँ, रेडिएशन इधर उधर जा रही है, रेडिएशन को रोक थोड़ी पाएगा कोई। आग जो जलती है ना कोई चीज, उसको स्प्रेड होने से रोकते है, जो जल रही है उसको नहीं बुझाएगा वो नाइट्रोजन, जलने से रोक
फैलने से रोकेगा। बहुत ठंडा होता है लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन बता ही देता, ये ऑर्गन है, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस होती है एट लोअर टेम्परेचर, लेकिन हाइयर टेम्परेचर पे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाती है। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसका टेम्परेचर तो कहां पहुंच जाएगा, 2000 तक पहुंच जाएगा। तो हाइयर टेम्परेचर पे अगर नाइट्रोजन भरोगे तो रिएक्टिव हो जाएगी, और अगर रिएक्टिव गैस इसके अंदर रखोगे तो ये भी रिएक्ट करेगा और ये भी रिएक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अगर रिएक्टिव हो जाती है किसी चीज से, अगर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, नाइट्रेट फॉर्मेशन हो गया, नहीं होगा, नहीं वो क्या होगा, वीक हो जाएगा अपने आप में। जैसे आयरन है, आयरन पे अगर जंग लग जाए, मतलब रिएक्ट कर गया ना किससे, ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट कर गया, तो उस मेटल को जो कोई तोड़ भी नहीं पा रहा था उसको तुम ऐसे तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो रस्ट लग चुका, वीक हो चुका वो मेटल। समझ में आ गया? तो अगर मान लो सेम इसी तरीके से इसके अंदर नाइट्रोजन भरा, हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्टिव बन जाएगा, रिएक्ट होने के बाद ये मेटल को क्या कर देगा, वीक कर देगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा हीट करके बीच से ब्रेक हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तुम लगाओ, ऑन करो, फ्यूज उतार दो, दूसरा लगाओ, ऑन करो, फ्यूज, यही करते रहना। समझ में आया चीज? यही करते रहोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गन फिल करते हैं इसके अंदर। ऑर्गन नॉन रिएक्टिव गैस होती है एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे लेके चल जाओ इसको, कभी रिएक्ट ही नहीं करेगी। हाँ, इनर्ट गैस का ये काम होता है कि वो नॉन रिएक्टिव होती है, किसी से रिएक्ट मतलब ही नहीं उसको। तुम 10 डिग्री पे फिर भी खुश है, 100 डिग्री पे फिर भी खुश है, 1000 डिग्री पे फिर भी खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 पे लेके जाओ तो भी नॉन रिएक्टिव रहेगी वो, माइनस में ले जाओ तो भी नॉन रिएक्टिव। माइनस ऐसा कभी टेम्परेचर सुना है? सुना है? सुना है? होता होगा, सुना है? नहीं सुना तूने कभी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही है तो पढ़ कहां लिया? 299 तक नहीं होता, 273.16 डिग्री सेल्सियस, इससे कम, मतलब ये टेम्परेचर भी नॉन एबल है। हम पता कहां तक पहुंच गए, 273.15 डिग्री सेल्सियस तक, यहां तक पहुंच चुके, यहां तक नहीं पहुंचे, यहां तक पहुंच गए, यहां तक नहीं पहुंचे अभी तक हम। नहीं वो मतलब कोई ऐसी बॉडी तो है, हमने हीट निकाल दी, मतलब इतना ठंडा टेम्परेचर हो चुका है, लेकिन इतना ठंडा टेम्परेचर अभी तक नहीं पहुंच पाए। इसको बोलते हैं केल्विन। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो, जो कि नॉन अटेनेबल है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब कोई बॉडी, तुम हीट एमिट कर रहे हो, कर रहे हो, बर्फ हीट एमिट करती है, हीट एमिट करती है या हीट एब्जॉर्ब करती है? एब्जॉर्ब करती है, दोनों करती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा है, एमिट का रेट कम है, इसलिए बर्फ पिघलती है। हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पे हीट एमिट करेगी ही करेगी, एक्सेप्ट दिस टेम्परेचर, -273.16 डिग्री सेल्सियस को छोड़ के बाकी हर एक टेम्परेचर बॉडी हीट एमिट करेगी। यहां पे हीट एमिट नहीं करेगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं कि कोई बॉडी हीट एमिट ना करे। समझ में आई चीज? ठीक है, तो कोई पूछे ना -300 तो बोला है ही नहीं अटेनेबल, ये नहीं पहुंच सकते, -273.16 तक पहुंच सकते हैं बस, जिसको बोलते हैं 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो। नहीं पहुंचे, यहां तक पहुंच गए ना, यहां तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच सकते यहां तक। क्यों, क्या है भाई? कोशिश तो हर कोई करता है ना, साइंटिस्ट को बहुत सारी चीजें पता है कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। मार्स पे जाना पॉसिबल है, कर तो रहे हो कोशिश, जुपिटर पे भी जा रहे हैं ऐसे, तो कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ ना मेरे को, कितना पैसा खर्च हो रहा है स्पेस रिसर्च पे? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अर्थ पे खर्च कर दो तुम, अर्थ का नक्शा ही बदल जाएगा। क्यों जाना है मार्स पे? भाई दूसरा घर ढूंढने से बढ़िया ना अपने, तेरे पास 10 करोड़ रुपए, ठीक है, तेरे पास घर भी एक, तू क्या कर रहा है, अपने घर को बेकार कर रहा है, 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है किसी दूसरे घर को सुधारने के लिए, जो कि पहले से बहुत गंदा है। तो 10 करोड़ रुपए को अपने घर पे खर्च करना ताकि वो अच्छा बन जाए। क्या होता रह रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अर्थ का, अर्थ पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बाद में भी एग्जिस्ट करेगी, साइंटिस्ट आएंगे और चले भी जाएंगे, ठीक है, ये चलता रहेगा साइकिल। नया साइंटिस्ट अपनी कोई रिसर्च बता देगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, बस एक्सप्लोर करने के लिए चीजें आ रही हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो तुम कि भाई ये भी है वो, ऐसे मूवीज में तो मल्टीवर्स भी दिखा, देखा मल्टीवर्स भाई, तुम
स्पीड ऑफ लाइट से भी जाओ तो भी कहीं दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए तुम्हें हजारों लाखों साल लग जाएंगे। कौन जिंदा रहेगा हजारों लाखों साल तक? मर जाओगे, जब रास्ते में मर जाओगे। ठीक है ना, समझ में चीज है? दिखा तो बहुत कुछ है, मल्टीपल क्या क्या दिखा रखा है, लेकिन ये एक्चुअल में साइंस तो है ये। मतलब ये थ्योरी तो है, प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल अभी के टाइम पे तो नहीं है, आने वाले टाइम में होगा तो तब देखेंगे। होगा सख्त रिसर्च तो चलती रहेंगे, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। ठीक है, स्पेस की रिसर्च करने में बहुत ज्यादा वो है, मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। देखो एस्ट्रोनॉट ही बनना है ना, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है ना, बाहर जाएगा ये भी। स्पेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, हैं? भाई देख, स्पेस के बारे में पढ़ना मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ता तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता। अब एलोन मस्क जो कर रहा है ऐसा थोड़ी कि वो कुछ भी करे जा रहा है, भाई बहुत दिमाग है उसमें। ठीक है ना, उसको रियल आयरन मैन उसी को बोलते हैं वैसे तो, सर्च करोगे ना रियल में आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड तो एलोन मस्क का नाम आएगा। ये समझ में आ रही है? तो है क्योंकि एक्चुअल में भाई रेवोल्यूशनरी मैन है ना वो, तो क्या 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 करता है उसका अगर तुम बायोग्राफी पढ़ोगे तो हिल जाओगे पूरा का पूरा। स्पेस पैक्स जैसे उसने बनाया, बूस्टर जो बनाया स्पेस में जो बेचे, उसने ये तो बोल दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो यकीन मत करना कि मैं मर गया, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा। वो क्या कर रहा है, एआई को, मतलब ह्यूमन ब्रेन को एआई में ट्रांसफर करने की सोच रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, जो कि वैसे तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है सब चीजें, ठीक ना, साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलती है ऐसे तो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे चीज है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन साइंस बोल रही है कि पॉसिबल हो सकता है। तो अब किसकी बात माने किसकी नहीं माने, क्योंकि साइंस प्रूफ देता है, स्पिरिचुअलिटी प्रूफ नहीं देती, वो बस बताती है कि भाई ये होता है, अब मानना हो चाहे मत मानो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ये बोलता है कि पॉसिबल ही नहीं ब्रेन ट्रांसफर करना, ब्रेन तो तुम्हारा पूरा कॉन्शियसनेस है ना, तुम कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। आई ट्रांसप्लांट देखा कभी? आई ट्रांसप्लांट होता है? होता है? होता है? होता है? नहीं होता। आई ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं आज तक कभी भी, किसी का देखा आई ट्रांसप्लांट? आई की सर्जरी होती है बस, कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, सामने की जो ये है ना, ये बस ये निकाल के दूसरी लगा देते हैं, बस खत्म। पीछे ऑप्टिकल नर्व को जिंदगी में कोई नहीं, ऑप्टिकल नर्व को कनेक्ट करने के लिए अगर कनेक्शन देखा जाए तो बिलियंस ऑफ कनेक्शन होंगे, एक भी कनेक्शन उल्टा उल्टा हो गया तो आंख काम नहीं करेगी। बिलियंस ऑफ कनेक्शन अगर इंसान जोड़ने लग जाए ना तो उसको 1000 से लाख साल लग जाएंगे उसको जोड़ने के लिए, और जबकि वो एक सेकंड में हजारों जोड़े तब, एक सेकंड में तो एक ही जोड़ पाएगा वो, एक सेकंड में हजारों कनेक्शन जोड़े तभी भी एक आंख के ट्रांसप्लांट में हजारों साल लग जाएंगे। तो एक आई ट्रांसप्लांट में कंप्यूटर को भी कितना टाइम लगेगा? 500-700 साल लगेंगे। तो ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आई की कैटरेक्ट सर्जरी होती है बस, कि ऊपर वाली लेयर थे और लगा दी, क्योंकि अगर वो कॉम्बिनेशन गलत हुए तो वो काम नहीं करेगी ऑप्टिकल नर्व। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन जो वो एक मूवी है ना, कौन सी, ब्लैक पैंथर, उसमें दिखा रखा है ना, उसमें वो एक ऐसी मशीन आती है, वो जो साइंटिस्ट होती है उसमें, कि जो ऑटोमेटिक कनेक्शन कर देते हैं, न्यूरॉन क्या क्या कनेक्शन कर देते हैं ऑटोमेटिकली सब। वकांडा फॉर एवर, वकांडा फॉर एवर, वकांडा फॉर एवर, लास्ट वाली। सेकंड वाले खाता है कि किसी को लेके आता है, फिर वो ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट है उसके अंदर। ठीक है ना, तो वो चीजें बहुत सारी चीजें टेक वाला चीज दिखाते हैं उसमें ना, टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी ही होगी, बिल्कुल होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, ग्रो हर चीज करेगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो साइंस के हिसाब से पॉसिबल है लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तुम ऐसा इंजन जरूर बना सकते हो जो बहुत तेज भागता हो, ऐसा इंजन जरूर बना सकते हो जो बहुत तेज भागता हो, लेकिन तुम ऐसा उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकते कि तुम लाइट से भी तेज भाग पाओ, क्योंकि लाइट से तेज भागोगे, लाइट जितनी स्पीड से भागो तभी तो कहीं पे जाओगे। वर्म होल कैसे क्रिएट करोगे एक जगह से दूसरी जगह? वर्म होल ये तो होता है कि एकदम से अचानक से वो खोल देना, पोर्टल खोल देना। हाँ, पोर्टल खोल गया और सीधा किसी और उसमें घुस गए। वर्म होल ये होता है कि जैसे मान लो ये एक है, ये एक है, ये दूसरा यूनिवर्स है, दोनों पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं, तो एक बीच में ऐसा पोर्टल खोल देना कि यहां से सीधा यहां पे ट्रांसफर हो गए तुम। मतलब ब्लैक होल का उल्टा वर्म होल होता है ना, ब्लैक होल का उल्टा वर्म। कहते तो बहुत कुछ है भाई, अभी एक्सप्लोर किसने किया ही नहीं है ना, हमारी साइंस इतनी एडवांस भी नहीं है। स्पिरिचुअल में तो इंडिया बहुत आगे है, मतलब वर्ल्ड भी बहुत आगे है, ठीक है, लेकिन साइंस में इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ अभी तक, अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक है ना, आने वाले टाइम में अभी हजारों लाखों साल लगेंगे कि इतना ज्यादा ग्रो करने के लिए। ठीक है, एक रॉकेट बनाने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो महामशीन बनाई तो थी फ्रांस में जो है, सुने उसके बारे में?
महामशीन एक मशीन आई थी, 27 किलोमीटर लंबी मशीन थी वाली, जो अर्थ का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तक सोच रहे कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा वो तक बता देगी वो मशीन। जैसे ही उसको ऑन किया, वो पहला उसका डब्बा ब्लास्ट हो गया, अभी फिर दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, वो चल तो चलाने की सोच रहे हैं उसको, है ना। बहुत बढ़िया मशीन है वो, कैंसर तक का इलाज कर देगा। है क्या प्रूफ हुआ भाई, अर्थ बनी कैसे वो भी आज तक बिग बैंग थ्योरी सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि भाई अर्थ कैसे बनी थी, जो भी कैसे बना था। एक्चुअल में तो किसी को पता ही नहीं ना भाई, हिस्ट्री किसको पता है। कम से कम 20-25 मिनट लगेगी बताने में, आधा घंटा लगेगा पूरा बताने में कहानी की बिग बैंग थ्योरी क्या थी, है नहीं किसी और दिन बताएंगे। यही सुनते रहना, पढ़ना मत, ठीक है ठीक है। ऑर्गन क्यों डालते हैं, क्योंकि इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। इनर्ट एटमॉस्फेयर से होगा क्या कि भाई को जल भी जाएगा और वो खराब भी नहीं होगा। कभी भी तुम देखना जब बल्ब खराब हो जाए तो उसको ध्यान से देखना, उसके अंदर बीच में ना कहीं ऐसे करके ब्रेक आ रखा होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद रेगुलर अगर तुम किसी चीज को यूज करते रहोगे, कभी बल्ब को ना ऐसे ऑन करने के बाद ऑफ कर देना, फिर उसको टच करके देना, गर्म हो चुका होगा वाला, बिल्कुल उबल जाता है। हाँ, उसमें अगर तुमने बल्ब ऑन में ऐसे थोड़ा सा एक वाटर डाल दिया ना, वाटर क्या करेगा, जैसे मान लो ये टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर तुम अचानक से इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक। और जैसे ही क्रैक है, अंदर क्या भरी हुई है, गैस, वो कहां जाएगी, बाहर जाएगी। जैसे ही वो गैस जाएगी, बल्ब ब्लास्ट, ब्लास्ट होते ही इसका टेम्परेचर कितना है, हाई। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें करेगी रिएक्ट, ऑक्सीजन जैसे ही रिएक्ट करेगी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से इस मेटल का क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस 1 सेकंड में हो जाती है। पानी गिरना, क्रैक आना, ब्लास्ट होना, ऑक्सीडेशन होना और ब्रेक होना, सेकंड से भी कम हो जाएगा। तुम जैसी पानी डालोगे वैसी फ्यूज हो जाएगा बल्ब। हाँ ट्राई कर लेना, हाँ चश्मा पहन के ट्राई करना, लेकिन हेलमेट पहन के। भाई चलो, तो ऐसे देख रहे हो बल्ब फेंक और आंख में आके वो लग गया है, सबसे सेंसिटिव चीज है वाली आंख है। हाँ बोल देना जाके 100 वॉट का बल्ब दे दो, 100 वॉट, WATT है। हाँ बोलना 100 वोट का बल्ब दे दो, दे देगा तेरे को, ठीक है। फिर उसी जगह पे करना, कहीं घर वाले से दूर दूर पता चल रहा है, वहां से वो आवाज है ठक्कर के आवाज को देखा कर क्या हो रहा है। हाँ तब कर लेना, ध्यान से कर, इसमें नहीं हूं। ठीक है, बोले सर ने बोला था, कोचिंग वाले सर ने कि ऐसे ऐसे कर देना, मैं नहीं कुछ भी, रिकॉर्ड और हो रहा है इसमें। ठीक है, डिलीट करवा देंगे, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ये चीज समझ में आई, ठीक है। वर्किंग समझ में आ गई पूरी फिलामेंट बल्ब की, किस तरीके से वर्किंग होती है। कोई डाउट है इसमें, कैसा भी, पक्का ना, ठीक है। नोट करो, कुछ नोट करना हो तो। भी लिया, कर लिया, ये भी कर रहा अभी। इसके 2 एप्लीकेशन है, तो है फ्यूज का और एक है इलेक्ट्रिक आयरन का। प्रेस देखिए ना घर पे, की है कभी नहीं, इसने की है, कैसे चलती है। हैं? दूसरे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कौन, इलेक्ट्रिक प्रेस वाला और एक मतलब आयरन वाला और एक फ्यूज। नहीं मैंने सब कर रखा है।